काशी वासियों ने वो मंचन रोका, विरोध करके रोका। तो इनका इकोसिस्टम देखिए क्या कर रहा है। हम हामिद अंसारी वाले मुद्दे पर क्यों जवाब दें? हामिद अंसारी बोलते गजनी तो भारतीय था, गजनी तो बहुत अच्छा था। ये दिखाता है कि जो भी हिंदुओं पर अत्याचार करते वो हामिद अंसारी और कांग्रेस के आंखों के तारे होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। अंसारी ने कहा कि गजनी और लोदी हिंदुस्तानी लुटेरे थे। पूर्व राष्ट्रपति ने आगे कहा कि राजनीतिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोग कहते हैं कि बाहर से आकर उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, लेकिन ये सब हिंदुस्तानी ही थे। बीजेपी ने हामिद अंसारी के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान पर कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को युवा नेता बताने के बाद हामिद अंसारी ने अब सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले गजनी की तारीफ करते हुए हिंदुस्तानी बता दिया। बीजेपी ने कांग्रेस और तथाकथित कांग्रेस इको सिस्टम पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष इतिहास को नए राजनीतिक नजरिए से पेश कर रहा है और हिंदू धार्मिक प्रतीकों पर हुए हमलों को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अंसारी की टिप्पणी कोई अलग घटना नहीं, बल्कि ये उस पैटर्न का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस से जुड़े हुए लोग बार बार भारत के मध्यकालीन इतिहास को साफ सुथरा दिखाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को युवा नेता बताने के बाद अब कांग्रेस इको सिस्टम और हामिद अंसारी महमूद गजनी जैसे शासक का महिमा मंडन कर रहे हैं जिसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट और अपवित्र किया था। इतिहास गवाह है कि महमूद गजनी ने भारत पर एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किए, गिर के सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ा और उसके अंदर का सोने जवाहरात के साथ साथ चांदी तक लूट लिया। इतिहासकार मानते हैं कि महमूद गजनी का मकसद साम्राज्य बढ़ाने से ज्यादा लूटपाट करना था, लेकिन गजनी को हिंदुस्तानी बताकर हामिद अंसारी ने एक बार फिर बीजेपी को मौका दे दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इको सिस्टम गजनवी का गुणगान करता है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध करता है। किसके दावों में है कितना दम, दहाड़ में करेंगे आज इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। हामिद अंसारी बोलते गजनी तो भारतीय था, गजनी तो बहुत अच्छा था। ये दिखाता है कि जो भी हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं वो हामिद अंसारी और कांग्रेस के आंखों के तारे होते हैं। इसीलिए वो कभी गजनवी और गजनी की वाइट वॉशिंग करते हैं, कभी वो अफजल गुरु याकूब को बेचारा मानते हैं और हिंदू विरोधी आक्रांताओं के पक्ष में कांग्रेस बोलती है और सोमनाथ और हिंदुओं का विरोध करती है। ये मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। रही बात हामिद अंसारी जी की, तो कांग्रेस क्यों इस बात का जवाब दे। वाराणसी में आज गांधी जी की शहादत के दिन गोडसे नाम के नाटक का मंचन कर रहा था। काशी वासियों ने वो मंचन रोका, विरोध करके रोका। तो इनका इकोसिस्टम देखिए क्या कर रहा है। हम हामिद अंसारी वाले मुद्दे पर क्यों जवाब दें। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए आपके सामने सवाल रख देती हूं। आज पहला सवाल यही, गजनी लोदी पर बयान, सियासी तूफान, विपक्ष का इतिहास को लेकर नया राजनीतिक नजरिया, विदेशी आक्रांता वाला नैरेटिव वर्सेस सियासी सुविधा, गजनी पर बहस, विदेशी आक्रांता या देसी लुटेरा। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका भी स्वागत करती हूँ। रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आज की दहाड़ का हिस्सा है। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, मुझे सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में ये बता दीजिए कि कांग्रेस महमूद गजनी को आक्रांता मानती है या नहीं मानती है। देखिए, अभी आपने हमारे जो सीनियर नेता पवन खेड़ा जी की बात पे अभी आपने उनका बाइट भी चलाई। उन्होंने कहा कि
जो उन्होंने बयान दिया है हामिद अंसारी साहब ने, उस बयान का हम क्यों जवाब दें? सही बात तो ये है कि आपको उनको जोड़ना चाहिए था डिबेट के अंदर, उनसे 1 टू 1 करना चाहिए था। उन्होंने किस बात को और किस कारणवश ये बातें कही हैं। उन्होंने और बहुत सारी बातें कही हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरा सीधा सवाल है रंगरेज साहब, सीधा सवाल और सीधा जवाब मुझे उसका चाहिए। देखिए कांग्रेस आप से आक्रांता मानते हैं या नहीं मानते महमूद गजनी को? देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो आक्रांता, और ये वाला सवाल जो है आप घुमा फिरा के लगातार हमसे पूछती हैं। मैंने आप सीधा सवाल पूछा, कहीं घूम कर नहीं आई मैं कहीं घूम कर नहीं आई रंगरेज साहब। मुझे सीधा सवाल सीधा जवाब। मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस महमूद गजनी को आक्रांता मानती है या नहीं मानती है? हम तो मैडम नाथूराम गोडसे को भी देश का पहला आतंकवादी मानते क्या हैं। हुआ? मेरा सवाल अनकंफर्टेबल कर रहा है क्या मेहरुद्दीन रंगरेज को? अनकंफर्टेबल कर रहा है क्या? सुन तो लीजिए महात्मा गांधी जी की। नहीं, आप कान घुमा के पकड़ना चाहते हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आप सीधे सीधे मुझे बताइए कि आप आक्रांता मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए मैं अपना नजरिया अलग रखता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो अरे साहब, कांग्रेस के नेता बनकर आप बैठे हैं और मुझे कांग्रेस का पक्ष जानना है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि कांग्रेस का पक्ष क्या है इस पर। देखिए कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों को भी वही आक्रांता ही मानती है और इनको भी आक्रांता ही मानती है, जिस तरीके से यहाँ पे देश के अंदर। मगर जो बात उन्होंने सवाल उठाया है आप उस पर बात नहीं करना चाह रही हैं, और आप ये नहीं कहना चाह रही कि यहाँ पर जो आक्रांता आए थे, जिन्होंने यहाँ लूट मार करी है, जो भी जिस चीज का इतिहास आज है देश के अंदर, वो लोग, ये महमूद गजनवी जो थे वो तो यहीं के थे। तो ये अगर बात उन्होंने कह दी तो कैसे यहाँ के कैसे थे जरा बताइए। कौन सी इतिहास की किताब पढ़कर आए हैं रंगरेज साहब, बताइएगा मुझे जरा। मैडम 800 साल जिसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया, जिसने यहाँ पर लूटपाट मचाई, जिसने मंदिरों को तोड़ा, जो आक्रांता के तौर पर जाना जाता है, वो हिंदुस्तानी कैसे? और हिंदुस्तानी था, अगर हिंदुस्तानी था, चलिए मान लेती हूँ एक सेकंड को आपकी बात की, हिंदुस्तानी था तो हिंदुस्तानी ने अपने ही लोगों पर हमला किया, हिंदुस्तान के लोगों पर हमला किया, हिंदुस्तान में लूटपाट की, हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा। अब मैं आपका ज्ञान जो है ना वो बढ़ा देता हूँ। कई सारे आक्रांता हिंदू भी थे जिन्होंने जो है मंदिर को भी लूटा, मंदिरों को भी तोड़ा। कई जैन धर्म के मंदिर तोड़ दिए, बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़ दिए। कई आक्रांताओं ने बहुत सारा काम किया, उन पर गजनवी ने क्या किया? मगर वो मुसलमान थे, इसलिए उन पर चर्चा होती है। कई सारे हिंदू राजा ऐसे हुए जिन्होंने ना जाने कितने मंदिर तोड़े, लाखों मंदिर तोड़ दिए, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के। ठीक है, उन पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि वो मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि ये महमूद गजनवी, मैंने तो नहीं कहा था हामिद अंसारी से कि आइए साहब आप बयान दीजिए और उन दो लोगों का नाम लीजिए, गजनी और लोधी का। क्या किया उन लोगों ने? मैंने तो नहीं कहा था हामिद अंसारी को कि आप आइए और इन्हीं दो लोगों का नाम लीजिए। 4 नाम लेते तो मैं 4 पर चर्चा करती। देखिए पूर्णिमा जी, लगातार ये बातें लगातार आज के मुसलमानों को मुगलों से जोड़ के देखना ये बिल्कुल गलत है। मुगलों से आज के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। ये लगातार हम बात कह रहे हैं। मुगलों से जोड़कर देख दिया। कहां बात को कहां पर रंगरेज साहब घुमाना चाह रहे हैं आप? जो बात है वो बात है, जो इतिहास था वो इतिहास था। उस इतिहास पर पर्दा डाल के उसको एक नया कवर देकर सीधे सीधे ध्रुवीकरण की कोशिश, समाज को बांटने की कोशिश, आस्था पर हमला, ये सिंपल कोशिश है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आरपी सिंह साहब, हामिद अंसारी जो एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, जाहिर बात है कि उनसे ज्यादा एक गंभीरता और जिम्मेदारी वाले बयान की उम्मीद तो की ही जाती है। लेकिन हिंदुस्तानी कहना गजनवी को या फिर लोधी को, मुझे ये बताइए कि ये इतिहास के अपमान के तौर पर बीजेपी ज्यादा देखती है या सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था पर चोट के तौर पर ज्यादा देखती है? ये इतिहास से ज्यादा देश की संस्कृति के ऊपर जो चोट मारी वह है ये विषय, और जिसका शिकार हमारे रंगरेज साहब भी हुए, उसी कचोट का शिकार हुए रंगरेज साहब। उनके आज से 20 पूर्वज या 40 पूर्वज या 30 पूर्वज पहले तो ये भी हमारे जैसे ही थे, मतलब ये हिंदू थे ये भी, परंतु गजनी आए या बाबर आए या किसी एक की या औरंगजेब की शमशीर के नोक के नीचे, इन्होंने तलवार की नोक के नीचे इन्होंने इनका धर्म परिवर्तन हुआ और ये आज हाजी रंगरेज हो गए। और आज इनको शर्म आ रही थी, कितनी मुश्किल से इनके मुंह से निकला कि वह आक्रांता था। मतलब जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने, जिस
आक्रांता ने 17 बार हमले किए, हमारे यहाँ मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे सब तोड़े, मस्जिद नहीं माफी चाहता हूँ, सब हमारे यहाँ तोड़े। और सोमनाथ मंदिर पर तो लगातार हमला किया और सोमनाथ मंदिर के तो दरवाजे तक ले गए थे उतार कर। वो तो बाद में महाराजा रंजीत सिंह वो दरवाजे लेकर आए, वो दर्शनी दूरी पे लगे रहे दरवाजे कई साल तक वहां पर अमृतसर के अंदर, दरबार साहब के अंदर। परंतु ये तो इतिहास है, लगातार आकर यहाँ पर लूटना। यहाँ कोई बसने नहीं आए थे, यहाँ पर कोई राज करने के लिए दृष्टि से नहीं, यहाँ पर सिर्फ लूट के लिए आते थे कि यहाँ पर खजाने, यहाँ पर मंदिर में जो सोना चढ़ा हो, जो हीरे जवाहरात हो, वो ले जाए, या यहाँ पर अन्य जो जगहों पर जितना जहाँ जहाँ लूट सकते हैं उनको लूट के ले जाएंगे, यहाँ पर बेटियों को ले जाएं, यहाँ से बहुओं को ले जाएं। इनको, इनका सिर्फ लक्ष्य यही था, इससे आगे लक्ष्य नहीं था। पर आप हाजी रंगरेज साहब से इससे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको दिक्कत होगी। मैं बाबर के बारे में भी बताता हूँ, इनको शायद बाबर के बारे में दिक्कत नहीं, बाबर में यहीं आकर बस गया था। वो बाबर आक्रांता था, वो ठीक है, उसने आकर अपना साम्राज्य चला, जिसकी आप मुगलों की बात कर रहे हो। उस बाबर के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब में श्री गुरु नानक देव जी ने दर्ज किया है, ऐती मार पई कुरलाने तैकी दर्द न आया। मतलब इतनी मार पड़ रही है तेरे राज में और आपको दर्द, मतलब भगवान को शिकायत की थी गुरु नानक देव जी ने तब, और वो बाबर के आक्रमण को लेकर। तो ये तो लगातार आक्रांता रहे, मुगल भी रहे, और गजनी भी उनमें से एक था जो जिसने किया, लोधी भी उनमें से एक था जिसने देश को आकर लूटा और लूट कर वापस गए यहाँ से। परंतु ये पहली बार नहीं हो रहा ना। एक इतिहास है, अंसारी साहब का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, उनके बारे में बहुत जानकारियां सोशल मीडिया पे भी। लेकिन सिंह साहब, अगर आप कांग्रेस इकोसिस्टम पर ये पूरा का पूरा आरोप मढ़ रहे हैं कि कांग्रेस का इकोसिस्टम ही ऐसा है जो कि इतिहास को व्हाइट वॉश कर रहा है, इसके अभी आपने एक एग्जाम्पल इसका दे दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई आकर अगर बयान दे देगा तो उससे इतिहास बदल तो नहीं जाएगा, इतिहास तो वही रहेगा, गजनी की सच्चाई, लोधी की सच्चाई तो वही रहेगी। तो फिर इसको इतना बड़ा करने की कोशिश क्यों, क्या वजह है इसके पीछे की? पूर्णिमा जी, अगर हमने सबक नहीं सीखा और ठीक टाइम पे सचेत नहीं किया तो जब मौका मिलेगा तब इतिहास को बदलने की कोशिश की। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, जिन्होंने धर्म की खातिर अपनी जान दी, और उनके साथ उनके पूरा परिवार भी शहीद हुआ, उनका पूरा परिवार भी ने भी जान दी, उनको लेकर इतिहास की किताबों में कांग्रेस के समय में पढ़ाया जाता था कि अभी लुटेरे हैं। ये तो आभार मुरलीधर जोशी जी का और अटल जी की सरकार का, जिन्होंने वह इतिहास के पन्ने ठीक किए। ये तो गुरु तेग बहादुर जी इनके हिसाब से लुटेरे थे। तो ये तो जब मौका लगेगा तब इतिहास को अपने हिसाब से व्हाइट वॉश करकर, और ये व्हाइट वॉश इसलिए नहीं किया जा रहा कि इनको कोई वो है, इनके लिए सिर्फ वे सबका सब इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति है। और हामिद अंसारी भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, जो कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को टारगेट करते हुए उसके मद्देनजर की इस प्रकार की बयानबाजी होती है। तभी तो इनके एक नेता हेमंत रेड्डी वो कहते हैं हम मुसलमानों की पार्टी है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। वो एक वोट बैंक को उनके भला होना हो, परंतु उनको टारगेट करना, उनको इन इश्यूज में लाकर उनको कैसे बेकाना, उनके कैसे वोट प्राप्त करना, सारा मुद्दा यही है। जवाब दीजिएगा रंगरेज साहब। देखिए, जैसे इकोसिस्टम जो भाजपा का है, लगातार देखते आ रहे होंगे आप, नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग इस पार्टी के अंदर, नाथूराम गोडसे हत्यारा था, उस विचारधारा के लोग हैं, और नाथूराम गोडसे हत्यारा था। अब बताइए रंगरेज मैं स्पष्टता से कह रहा हूँ, मैं भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते से कह रहा हूँ। और सुनिए, नाथूराम गोडसे का जिसने मंदिर बनाया, सुनिए एक मिनट सुनिए, बाबूराव चौरसिया, वो कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी में है। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। अब बताइए रंगरेज साहब। गजनी मुर्दाबाद, हमीद अंसारी मुर्दाबाद, जिसने गजनी को कहा कि वो यहाँ का था। और बोलिए। नहीं तो आप हामिद अंसारी को मुर्दाबाद बोल रहे हैं, आपके ये उससे पहले रंगरेज साहब आपने दो बातें बोली, दो बातें बोली। बीजेपी के साफ तौर पर कहा कि गोडसे को हत्यारे के तौर पर देखते हैं और गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं। अब आप इकोसिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे थे ना, अब आप बोलिए कि आप गजनी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, आप लोधी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, आपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की। और जब रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, तो वो गलत थे। बोलिए अब आप। देखिए, सुनिए, मुसलमान हमेशा से सेकुलर पार्टियों के साथ रहा है और उनका हमेशा उन्होंने ये सर्टिफिकेट आपको किसने दिया?
देखिए खुद ले सुनिए लिया। मैडम, ये नहीं सुनिए मैडम, सुनिए। नहीं, ये कौन जो कौन बता रहा है, ये हम- कौन तय कर रहा है कि कांग्रेस सेकुलर है या बीजेपी नहीं है, बीजेपी सेकुलर है या कांग्रेस नहीं है, ये कौन तय कर रहा है? बताइए, आज तक आप देश के इतिहास में 47 से लेके आज तक 77 साल हो गए देश को आजाद हुए हुए, एक बयान बताइए जो तोड़ने का काम ये देश कांग्रेस पार्टी हमेशा के से किसी नेता ने- सेक्युलर था। किसी पार्टी के नेता ने रंगरेज दिया हो, साहब, हिंदू मुसलमान ये दिया देश हो। हमेशा से पेड़ सेकुलर गिरता था। है तो धरती जब आपने हिलती है, किसका सेकुलरिज्म बयान का था? शब्द संविधान में जुड़वाया, उससे पहले भी ये देश सेकुलर था। सुनिए इस देश मैडम, का सुनिए। आधार ही सेकुलरिज्म का है। नहीं, देखिए जब मैडम, मैं नहीं बार-बार पूर्णिमा जी, कह जब रहा हूं, बड़ा पेड़ गिरता हमारी है तो धरती विचारधारा हिलती जो है, है, किसका कांग्रेस बयान की था? विचारधारा दिल्ली है, के वो अंदर तोड़ने 3 की या राजनीति सिखों का करती कत्ल है। किसने और कराया था? बीजेपी की जो विचारधारा दीजिए। है वो तोड़ने की राजनीति करती है। और ये दिल्ली पूरे के अंदर देश का 3 माहौल या खराब सिखों कर का रहे हैं। कत्ल किसने लगातार कराया इनके था? नेता मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। उन पर तो आप चर्चा नहीं करिए। हामिद अंसारी ने ये कहा कि देश के जितने भी स्ट्रक्चर है, वहां पर जितने भी हमारे लोग हैं, और वो जिस तरीके से यूपी के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये बात भी उन्होंने कही, जो आईने दिखाने का काम किया भाजपा को। और बीजेपी के नेता, आसाम के मुख्यमंत्री लगातार मुसलमानों को कह रहे हैं कि वो अगर 5 रुपए हो तो 4 रुपए तो परेशान करो उन्हें, मुल्लाओं को। तो जिस तरीके का बयानबाजी भाजपा के लगातार नेता करते हैं, अगर हमारे आरपी सिंह जी के अंदर हिम्मत है तो कहिए कि वो गलत बयान है, हम उनका खंडन करते हैं और भाजपा पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी जो लगातार मुसलमानों के ठीक है, खिलाफ सिंह साहब इस्लामोफोबिया को जवाब बढ़ाने- दीजिएगा, फिर बढ़ावा उसके देने बाद का आपके काम पास करें। रमनीश जी। प्रेम सर, मैं आपके पास फौरन आती हूँ उसके बाद। इनकी जानकारी के लिए, देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी की जो लाभकारी स्कीम्स हैं, जिसमें सिर पे छत के नाते 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत मिली, जिसके नाते से 42 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन मिला, जिसके नाते से कोई 16 करोड़ घरों पे शौचालय बने, जिसके नाते से घरों पे गैस के सिलेंडर मिलने शुरू हुए, कोई 15 करोड़ के लगभग गैस के सिलेंडर मिले, 15 करोड़ जल से नल से जल मिला, उसमें 34% मुसलमान हैं। पॉपुलेशन 14% है। अरे रुको ना, अरे रुको हाजी साहब, रुकिए एक मिनट। 34% मुसलमान है, तो अगर ऐसी बात होती तो रोका जाता ना। वो याद करो, यूपी के अंदर जब ये तय होता था कि मुसलमानों को पहले बिजली यहाँ मिलेगी, हिंदुओं को मोहल्ले को बाद में मिलेगी, ये सब तय होता था पहले, तो छुपी नहीं बात है। और ये भी याद रखना, आप जिन अंसारी साहब की बात कर रहे हो, उन्होंने किस प्रकार से ईरान में रहकर किस प्रकार से रॉ के लोगों को एक्सपोज किया, और किस प्रकार से रॉ के जो हमारे अफसर थे उनके लिए क्या क्या दिक्कतें खड़ी की थी। अगर वो पर्चा खोला तो दिक्कत में आ जाएंगे आप। और सबका सब एक इकोसिस्टम पे चलते हुए ये तो इस बात पे लोग शतब थे कि उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कैसे चुना, क्योंकि वह उसी प्रकार से चलते थे। और ये बताइए, अगर इतनी बात है तो अगर आप सेकुलर हैं तो बोलिए ना, राहुल गांधी राम मंदिर कब जाएंगे? बाबर की मजार पे गए थे ना 2005 के अंदर, राम मंदिर कब जाएंगे वो? ठीक है, अरे बाबर के मकबरे पर हम तो गए थे। आपकी तरह थोड़ी है कि हम जो है उसका पब्लिक करें और इस तरीके की। अरे बाबर के मकबरे तो पब्लिक किया था, बाबर के मकबरे पे गए थे राहुल गांधी माथा देखने के लिए। पार्टी की विचारधारा, बाबर के मकबरे पर माथा देखने गए थे, तब तो रंगरेज पब्लिक साहब, किया था, आप नहीं किया था सीधे राहुल गांधी आपने ने? गोडसे का जिक्र किया, आप उस बात पर फंस गए, लेकिन खुलकर आप ये नहीं कह पा रहे। आप गजनी को लेकर या लोधी को लेकर आप खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे, और उसमें उसकी मजबूरी भी समझी जा सकती है। लेकिन दिक्कत यहीं पर रमनीश जी आती है, जब अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए इतिहास में संदर्भ तलाशा जाए, उसकी टाइमिंग पर उस सो कॉल्ड संदर्भ का इस्तेमाल किया जाए जिससे आपको राजनीतिक लाभ मिल सके, राजनीतिक सुविधा। ये क्यों भूल जाते हैं हामिद अंसारी कि वो एक ऐसे पद पर थे जो वो बात कहते हैं उसकी गहराई और उसका असर लार्जर नंबर पर होता है। बहुत ही आश्चर्य की बात है पूर्णिमा जी की। देखिए, कोई भी संवैधानिक पद पे, और वो भी सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति होने के नाते आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और किस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान लगातार उन्होंने दिया है। उपराष्ट्रपति होने के नाते भी उस समय भी उन्होंने कहा था कि जब हमारा देश जो है असहिष्णु देश बनता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, महमूद गजनबी जैसे लोगों का एक लुटेरा, एक आक्रांता का कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं? आप हिंदुस्तानी कैसे बता सकते हैं? कम से कम इतिहास की जानकारी तो होनी भी चाहिए ना आपकी। इतिहास की जानकारी नहीं है, तभी तो आप देखें कि महमूद गजनबी को हिंदुस्तानी आप लुटेरा बता रहे हैं। चलिए, कम से कम लुटेरा तो बताया, संत नहीं बताया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कम से कम पैगंबर नहीं बताया, ये बहुत बड़ी बात है। महमूद गजनबी जो है, गजनी शहर अफगानिस्तान से आया था हामिद अंसारी जी, आपको इस बात की पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप पहली बार तो हुआ नहीं है, शर्जील इमाम
उमर खालिद, जो कि दिल्ली दंगे का आरोपी था, साजिश करने में बहुत बड़ा आरोपी था, जिसने असम को भारत से अलग करने की बात करी, ऐसे लोगों को आपने जज्बेदार युवा घोषित कर दिया। ऐसे लोगों को आपने मुझे लगता है एक सम्मान सूचक शब्द का आपने सुशोभित किया था। फिर आप बात करें कि 2022 में आपने धर्म के आधार पर विभाजन और असहिष्णु वाला देश भी बता दिया हमारे देश को। आपने कहा राष्ट्रवाद जो है आइडियोलिज्म ये विष के रूप में काम करता है। आप एक राष्ट्रवाद को आपने एक जहर के रूप में घोलने का प्रयास किया। तो ये जहर आपकी मानसिकता में है, आपकी सोच में है, और मुझे लगता है आपकी परवरिश में है। एक आतंकवाद की बात करें, एक हिंसा करने वाला ही आतंकी नहीं होता है, बौद्धिक आतंकवाद भी होता है। और हामिद अंसारी जैसे लोग जो हैं बौद्धिक आतंकवाद की उपज है, और ये उपज जो है जहर के रूप में घुल चुका है। ये खास करके कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने कब ऐसे जितने भी कट्टरपंथी ताकतें हुई है उसको पैदा करने की भी कोशिशें उनके तरफ से की गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसको सुशोभित करने की भी, पल्लवित करने की भी। और ये जहां तक बात है हामिद अंसारी की, हामिद अंसारी 2007 से लेकर के 17 तक थे, तो उनको 4 बार एम्बेसडर भी बनाया गया था, कांग्रेस रीजन में ही बनाया गया, कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। आप बताइए कि एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसडर तो वही होता है ना जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करे। आप समझिए कि हामिद अंसारी जैसे एक मुस्लिम कट्टरपंथी को बनाया गया। आप समझिए कि हमारे देश की संस्कृति को किस तरह से परचम लहराया होगा उस समय जब वो उपराष्ट्रपति थे, या उस समय जब वो एम्बेसडर थे। आप समझिए कि कांग्रेस की सोच कैसी रही है। तो मैं कहूं, जैसा कि मैंने कहा, बौद्धिक आतंकवाद की जहर के रूप में ये पूरे देश में घोलने का बीच बीच में प्रयास किया जाता रहा है। खास करके हामिद अंसारी जैसे लोग इतना ज्यादा खतरनाक है कि क्या बताएं हम। मैं आपको कहता हूं कि इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। खास करके उन मुसलमानों से मैं आह्वान करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो कि एक राष्ट्रवाद की हवा लेते हैं, जो राष्ट्रवाद की, मुझे लगता है कि हम में से ऐसे भी लोग हुए हैं जो महापुरुष के रूप में, संज्ञा के रूप में हम लोग देते हैं। वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति थे, लेकिन आज हम उनको पूछते हैं हामिद अंसारी जैसे लोगों को। इतिहास की व्याख्या और महिमा मंडन के बीच में कांग्रेस एक लाइन क्यों नहीं खींच पा रही है? आपको तय करना पड़ेगा ना। अगर हिंदुस्तानी कह रहे हैं हामिद अंसारी गजनी को या लोधी को, मैं तो बार बार ये सवाल पूछती हूं कि अगर हिंदुस्तानी थे तो पहले तो आधार बता दीजिए, और दूसरा, अगर हिंदुस्तानी थे तो अपने ही देश को लूटने के लिए आए थे, अपनी ही यहीं की महिलाओं को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, यहां की संस्कृति को खंडित करने के लिए आए थे, यहां के मंदिरों को तोड़ने के लिए आए थे। अगर हिंदुस्तानी थे तो अपने ही देश के साथ ये क्रूर व्यवहार। पूर्णिमा जी, जो गजनवी के बारे में पढ़ाया जाता रहा, हम सब पढ़ते रहे, और कि गजनवी आक्रांता था, कि वो बाहरी था, ये कांग्रेस के इकोसिस्टम ने ही पढ़ाया है। ये बीजेपी के इकोसिस्टम में गढ़ी गई या पढ़ाई गई बात नहीं है। तो आज हामिद अंसारी अगर कोई बात बोल रहे हैं तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं। अब है कि वो बात सही है या गलत है, उसको तर्क की कसौटी पर कसने की बात है। कि जो मान्य परंपराओं को तर्क के आधार पर अगर कोई नई बात बोलता है, विद्वान वही है, लकीर के फकीर तो सब होते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कि जो अफगानिस्तान, जहाँ से महमूद गजनवी का ताल्लुक है, वो अफगानिस्तान महमूद गजनवी के जन्म से 1000 साल पहले, करीब 300 ईसा पूर्व तक, वो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। उसके बाद बिंदुसार का शासन हुआ, अशोक का भी शासन हुआ, कनिष्क का भी हुआ। वो भारत की भूमि थी, है। ये बीजेपी का इकोसिस्टम कहता है कि वो अखंड भारत का हिस्सा है। तो हामिद अंसारी का बयान अखंड भारत की सोच को मजबूत करता है। कि वो अगर भारत था तो फिर भारत से ही तो आया था गजनवी।
अगर वो भारत नहीं था तो क्या हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को अमान्य कर रहे हैं? हम नहीं मानते कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल वहां था, कि बिंदुसार का था, कि दूसरे। हम इतिहास को झुटला दे क्या? इतिहास कौन झुटला रहा है ये सच देखिए। हामिद अंसारी ने अखंड भारत की तस्वीर को सामने रखा है, इसलिए गजनवी को बाहरी नहीं बताया है। गजनवी उसी हिंदुस्तान से आया जो अखंड भारत है। सिंह साहब, बीजेपी का इकोसिस्टम, कांग्रेस का इकोसिस्टम, कौन किसकी बात को सपोर्ट कर रहा है? जी, मैं इस बात का जवाब भी देता हूँ, परंतु उससे पहले जरा कांग्रेस का इकोसिस्टम समझ लेंगे। बंगाल के अंदर आईएसएफ के साथ समझौता करेंगे, केरल के अंदर जमात इस्लामी के साथ समझौता करेंगे, कर्नाटका के अंदर एसडीपीआई के साथ समझौता करेंगे, तेलंगाना के अंदर एएमआईएम के साथ समझौता भी अभी लास्ट में जो बाइपोलर उसमें समझौता था। असम में काफी देर तक एआईयूडीएफ का साथ समझौता करके रखा। तो किसका इकोसिस्टम कहाँ जुड़ता है ये सबको जानकारी है, इसलिए इकोसिस्टम की तो बात करिए मत। जरा मैं आपको थोड़ी जानकारी अंसारी साहब के बारे में और बता दूं। अभी मुझसे पूर्व रमनीश जी ने कुछ बताया, परंतु एक जानकारी और दे दूं। उन्होंने 3 तलाक का विरोध किया और कहा कि शरिया ही लागू रहना चाहिए। शरीयत और शरीयत कोर्ट के हक में बोले अंसारी साहब ने कहा। लोग कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक प्रथाओं को लेकर भ्रमित हैं। हमारे कानून सभी समुदाय से नियम कायदों को सम्मान करता है। प्रत्येक समुदाय के पास अपने नियम हो सकते हैं और भारत में पस्तर लॉ में विवाह, तलाक, विरासत आता सभी समुदाय पस्तर लॉ मानने का अधिकार है। ये अंसारी साहब का कहा हुआ है। तो वो तो एक इकोसिस्टम कहा ना, जो इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करे तो इकोसिस्टम वही है। और साहब अगर हमारा ही था तो फिर उसने लूटा क्यों? सोमनाथ मंदिर पर बार बार आकर हमला क्यों किया? बार बार हमारे यहाँ के मंदिर कह रहे हैं ना प्रेम जी कि आप ही ने अखंड भारत की संज्ञा दी। हाँ, तो फिर आप बताइए। नहीं, अखंड भारत का हमारी कल्पना है, परंतु जब यहाँ पर वह आया तो अखंड भारत के कारण से नहीं, अखंड भारत के कारण से आता तो यहाँ कर बसता। वो यहाँ आकर लूटपाट करता क्या? वह आकर मंदिर तोड़ता क्या? अगर वह चंद्रगुप्त मौर्य का कई वंशज होता तो मंदिर तोड़ता क्या यहाँ कर? जैसे अभी अंसारी साहब उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पा रहे क्योंकि ये उनके वंशजों में से हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। ये है कष्ट असल में कि हम लोग सिर्फ इस बात के लिए उसको सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं क्योंकि वह मुसलमान है और वो एक पर्टिकुलर तबके को, मतलब एक पर्टिकुलर तबके में कुछ अंश को वो सुहाता है, इसलिए ताकि हम बता सकें कि देखो हमारे यहाँ हमारे जो आक्रांता थे कितने तगड़े थे। वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ के बाकी मंदिरों को तोड़ के तो क्या फर्क पड़ता है? हमारी बहू बेटियों को यहाँ से ले गए, ये हमारी बड़ी बात है। यही तो बार बार कहते हैं कि मुगल काल को आज भी बड़ा करके दिखाया जाता है। क्यों? नहीं, हमने यहाँ पर 800 साल राज किया है। राज नहीं किया, देश को लूटा है आप लोगों ने। यहाँ पर ये लोगों ने लूटा है, मुगलों ने देश को लूटा। मुगलों ने यहाँ पर हमारी संस्कृति को खराब किया, हमारे धर्म को खराब किया। और अगर वो हमारे संस्कृति के हिसाब से होते और तो अपनी सत्ता का विस्तार किया और अपनी सत्ता का विस्तार किया और इसे सामान्य युद्ध की श्रेणी में डाल दिया। अगर सामान्य युद्ध की श्रेणी में था तो हर समय ये क्यों नहीं हुआ? सवाल तो ये भी उठता है। देखिए, मैं एक सवाल ही रखना चाह रहा था कि क्या सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? अगर आज के ज्योग्राफी को माने तो भारत पर आक्रमण नहीं किया सिकंदर। आज की भारत की ज्योग्राफी में तो आया ही नहीं था। लेकिन हम कहते हैं ना कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि वही अखंड भारत की हमारी जो सोच है उसके हिसाब से कहते हैं। तो ये जो बात है, मैं कह रहा हूं कि हामिद अंसारी ने एक नजरिया दिया है इतिहास को देखने का कि आप उस नजरिए से देखिए कि अफगानिस्तान तक हमारा शासन रहा भाई। चंद्रगुप्त मौर्य 1000 माने ईसा पूर्व 300 साल पहले से वो हमारे इलाके में था। तो वहां पर पैदा हुआ राजा अगर यहाँ के राजा पर आक्रमण करता है तो भारत के राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। इसको इस रूप में नहीं देखा गया। कांग्रेस के सिलेबस में तो कांग्रेस के राज में पढ़ाया गया कि बाहरी लोग आके आक्रमण कर रहे थे। तो मतलब कोई भी आकर अगर हमला कर दे आक्रमणकारी तो उसको हिंदुस्तानी कहना पड़ेगा। ये आक्रमणकारी क्या? हिंदुस्तान में एक राजा दूसरे राजा के लिए आक्रमणकारी नहीं हुए क्या? नहीं तो क्या करें? उसको हिंदुस्तानी मान ले। हिंदुस्तान के राजा आक्रमण करते थे तो हिंदुस्तानी मान ले। युद्ध इसी धरती पर लड़ा गया। वो भी मोदी को गजनवी को मान ले, हिंदुस्तानी मान ले।
हिंदुस्तान फिर को आपने मानना ही पड़ेगा। आपने खुद ही अखंड भारत बात है। आपने हमने जवाब दे कहा दिया ना, मत बात तो मानिएगा। नजरिए की है। आप तो कह नजरिए दीजिए। से ही अगर ये तय आप होना कह है तो दीजिए। इतिहास को खंडित करने का काम पहले किसी ने किया, तो वो काम आज भी हो रहा है, फिर उसमें समस्या क्या है? बोलने नहीं रंगरेज देंगे तो साहब, कैसे आपका होगा? टाइमर रख रही हूँ 1 मिनट का, अपनी बात रखिएगा। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से जो है मुगलों से जो है मुसलमान को जोड़ के देखा जा रहा है भारत के अंदर, और लगातार ऐसे मुद्दे जो बेवजह के मुद्दे हैं जिनके देश से कोई लेना देना नहीं है, उन मुद्दों सर पर आज ऑटो पॉलिटिकल ट्यून से डिबेट्स होती। थोड़ा सा रंगरेज साहब इधर आइए और छोड़िए मुसलमानों को विक्टिम दिखाना। जिस पर चर्चा हो रही है चर्चा उस पर करिए। आपके मैं 40 कहता हूं- सेकंड बचे हैं और ये आपका क्लोजिंग मैं- कमेंट है। मैं कहना चाह रहा हूं कि लगातार जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, लगातार मुसलमान जो हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे उन पर जिस तरीके की टीकी टिप्पणी की जा रही है, कैसे उनको जो है देश यहाँ का देश का को बताया जा रहा है कि देश के अंदर वो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उनको जो है जिस नजरिए से देखा जा रहा है, उन्होंने वो पढ़े लिखे नेता हैं और पढ़े लिखे की बुनियाद पर वो ब्रांड एम्बेसडर बने और जिस तरीके से वो उपराष्ट्रपति बने, ये सारी चीजें चर्चा में है और सारी चीजें सब लोगों को पता है। मगर जिस तरीके से चर्चा में उनके बीजेपी सारे के पिछले प्रवक्ता बयान ने- भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने जिस उनके तरीके से सारे उनका चर्चा में अपमान पिछले किया, बयान भी उन्होंने हैं वो और अपमान उनके हामिद उन अंसारी बयानों का के लिए देश का किसी अपमान ने किया। आकर उनके कान में फुसफुसाया नहीं था कि आइए और कहिए ये बयान। उन्होंने अपनी देखिए- समझदारी से वो बयान दिए। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से अपमान किया गया उपराष्ट्रपति जी का, ये अपमान बिल्कुल और भी, उपराष्ट्रपति जो है, रहने गैरवाजिब के है। अपने और पद जिस से तरीके हटने के आरसीपी बाद ने- देश का अपमान और होता बीजेपी रहे, लगातार देश का अपमान होता रहे, वो हाजी रंगरेज को मंजूर है। देश का अपमान होता तो आज देश के लोग उनके तो खिलाफ उतना ही दर्द होना प्रोटेस्ट चाहिए करते। आपको, देश के मगर जिस अपमान तरीके- पर आपको उतना ही दर्द होना चाहिए। रमनीश जी, आपका क्लोजिंग का। हम जिस भी राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण दिखाता है कि हम सच्चे देशभक्त हैं, लेकिन राष्ट्रवाद टाइमर को राष्ट्रवाद को उन्होंने कोरोना से बहुत बड़ी बीमारी के बारे में बताया था, वो हामिद अंसारी ही थे। तो हामिद अंसारी आप उपराष्ट्रपति थे, लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूँ आप उपराष्ट्रपति के साथ साथ एक मुस्लिम कट्टरपंथी भी थे, जो कि आप जिस तरह का जहर आपने बोने का प्रयास किया वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उस समाज के लिए खतरनाक है जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। पहली बात। फिर दूसरी बात है, उन्होंने प्रेम कुमार जी ने कहा कि इतिहास की बात, इतिहास में हमारे परदादा के पास जो है ना, करीबन देखा जाए तो 800 एकड़ जमीन था, आज वर्तमान में 100 एकड़ है। इसका मतलब हम 800 एकड़ जो जमीन, 700 एकड़ जो जमीन नहीं है उसको हम जाकर के कब्जा कर लें क्या? आप किस इस तरह के इतिहास के संदर्भों की बात करते हैं? अफगानिस्तान से यदि महमूद गजनवी आया था तो महमूद गजनवी अफगानिस्तान का ही कहलाएगा, हिंदुस्तानी नहीं कहलाएगा। और कब तक आप हिंदुस्तानी कहकर के हिंदुस्तानी लुटेरों का आप महिमा मंडित करते रहेंगे? औरंगजेब की जब बात आती है, महिमा मंडन के लिए सारे के सारे लोग चले आते हैं। बाबर की बात आती है तब ये महिमा मंडन करने आते हैं। जितने भी लुटेरे आक्रांता थे उनकी महिमा मंडन करते हैं। ये कांग्रेस की परिपाटी रही है। बोलिएगा सिंह साहब। मुझे सिर्फ अंसारी साहब के बारे में अभी आपकी डिबेट के दौरान मैंने कुछ ढूंढा। एक हमारे एनके सूद हुए और उन्होंने बड़ी डिटेल में उनकी जानकारी दी और किस प्रकार से इन्होंने वहां रहते हुए जब ये एम्बेसडर थे ईरान के अंदर, किस प्रकार से हमारा खुफिया जो नेटवर्क था इसको एक्सपोज किया और वहां पर एक हमारे खुफिया नेटवर्क के जो एजेंट थे मोहम्मद उमर, उसकी जान खतरे में डाली। वो तो उन्होंने बाद में कुछ लोगों ने यहाँ कर उनके जो घर वालों के यहाँ कर हल्ला किया तो जाकर उनकी जान बची, तो जाकर ईरान ने उनको छोड़ा। ये तो अंसारी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक बैकग्राउंड है। वो सिर्फ रेडिकल मुस्लिम की इस्लाम की बात नहीं करते, वो मुस्लिम ब्रदरहुड में भी विश्वास करते हैं। ऐसे हैं हमारे अंसारी साहब। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आरपी सिंह साहब, रंगरेज साहब आपका भी शुक्रिया, रमनीश जी, प्रेम सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुख्य सवाल ये तो नहीं है कि आप गजनी को क्या कहेंगे, आप उसे हिंदुस्तानी कहेंगे या विदेशी आक्रांता कहेंगे, लेकिन ये कहना जरूरी है कि इतिहास को समझने के लिए क्या उसे सियासी सुविधा के हिसाब से परोसने की और उसकी टाइमिंग पर सवाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सवाल करना जरूरी है, क्योंकि इतिहास आपके देश के जो आपका देश रहा उसको दिखाता है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता तय करता है, इसीलिए उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।